सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि का विकास करना हम सबका पहला उद्देश्य हो जाता है। इसीलिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां आप सबके लिए ले आते हैं। तो देर किस बात की, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज के लिए नियम अधिसूचना जारी। बासमती चावल का निर्यात हुआ 2 गुना। इस साल वनस्पति तेल का आयात बढ़ने का अनुमान। मांग बढ़ने से चढ़ने लगे कपास के भाव। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी मांडवाल। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने संकटग्रस्त चीनी उद्योग को बैंकों से 6,600 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराने की नियम कायदों को अधिसूचित कर दिया है, ताकि गन्ना उत्पादकों को समय पर उनके बकाये का भुगतान किया जा सके। पिछले महीने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नकदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार चीनी कारखानों की नकदी स्थिति में सुधार लाने और उन्हें पिछले स्तर के गन्ने का बकाया और चालू सत्र के गन्ने का समय पर भुगतान करने की सुविधा के लिए चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता विस्तार योजना 2014 को अधिसूचित करती है। करीब 6,600 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज का बोझ अगले 5 वर्षों के करीब 2,750 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सूचना के अनुसार 12% की ब्याज सहायता अथवा बैंक द्वारा ली जाने वाली वास्तविक ब्याज दर जो कम होगी, वह चीनी मिलों की योजना में भागीदारी करने वाले वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए 5 वर्ष के दौरान दी जाएगी। भारत से ईरान को होने वाला कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात पिछले 1 साल के दौरान मूल्य और मात्रा दोनों लिहाज से 2 गुना हो गया है। यह बासमती चावल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी की बदौलत संभव हुआ। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के आंकड़ों से पता चलता है, इस साल ईरान को भारत से बासमती चावल के निर्यात में भारी इजाफा हुआ है। इसका कारण भारत से निर्यात होने वाले चावल की गुणवत्ता में सुधार होना। दूसरा, ईरान सरकार चावल का स्टॉक बढ़ाना भी चाहती है। ईरान को भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में 85% हिस्सा बासमती चावल का होता है। वनस्पति तेल का आयात अब तक के सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ते हुए इस साल 111.3 लाख टन पर पहुंच सकता है। इसकी वजह कम कीमतों के कारण मध्य वर्ष के उपभोक्ताओं की मांग का बढ़ना है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत का वनस्पति तेल आयात 4% बढ़कर 110 लाख टन को पार कर जाएगा, जो कि पिछले साल वनस्पति तेल का कुल आयात 106.8 लाख टन रहा था। हालांकि घरेलू उत्पादन की वृद्धि पर बुरा असर पड़ने की संभावना नहीं है। पेराई मिलों की उत्पादन लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी के कारण इजाफा हो रहा है। पिछले 3 वर्षों से वनस्पति तेल का घरेलू उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। तेल वर्ष 2013-14 में घरेलू उत्पादन बढ़कर 77.5 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 71 लाख टन रहा था। लेकिन कम कीमत के चलते वनस्पति तेल के आयात में बढ़ोतरी संभव है। कपड़ा मिलों व निर्यातकों की तरफ से मांग बढ़ने के कारण दिसंबर माह में कपास की कीमतों में प्रति कैंडी 2,500 रुपए की तेजी आई है। कपड़ा मिलों व निर्यातकों की तरफ से मांग बढ़ने के कारण दिसंबर माह में कपास की कीमतों में प्रति कैंडी 2,500 रुपए की तेजी आई है। उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार किसान अभी अपना कपास बेचने का इच्छुक नहीं है और कीमतों में इजाफे की एक वजह यह भी है, दिसंबर माह के दौरान कपास की कीमत 38,300 से 38,500 प्रति कैंडी से बढ़कर 40,800 से 41,000 प्रति कैंडी हो गई। एक कैंडी में 356 किलो कपास होता है। निर्यात में हुए सुधार की वजह से घरेलू सूती मिलों की मांग में भारी इजाफा हुआ है।
एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों ने भारी मात्रा के कपास को अपने पास रखा हुआ है। वहां वे कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचना नहीं चाहते, जिसकी वजह से कपास की आवक सीमित है। मौसम दे साथ तो फिर सफलता से जुड़े हाथ। तो आइए जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप क्या कुछ कृषि कार्य किए जा सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश में धुंध छाई रहने की संभावना है। हिमाचल में बादल छाए रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार में मौसम साफ रहेगा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों से जिंसों के भावों की जानकारी, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही किसान भाइयों आपको आपकी मेहनत के उचित दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से। मक्का नंदीकोटकर आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम मूल्य 1250 रुपए से अधिकतम मूल्य 1350 रुपए प्रति क्विंटल। सथूर तमिलनाडु में 1100 रुपए से 1200 रुपए। मेरठ उत्तर प्रदेश में 1580 रुपए। चावल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की मंडी में न्यूनतम मूल्य 3300 रुपए और अधिकतम मूल्य 3500 रुपए प्रति क्विंटल। कछार असम में 2400 रुपए से 2800 रुपए। मंजेरी केरल में 2900 रुपए से 4000 रुपए प्रति क्विंटल। सीतापुर उत्तर प्रदेश में 1930 रुपए से 2050 रुपए प्रति क्विंटल। और अब बात करते हैं मसूर दाल की। मसूर दाल के गोलपारा असम की मंडी में न्यूनतम मूल्य रहे 4600 रुपए से 5900 रुपए प्रति क्विंटल। चकूरिया झारखंड में 5500 रुपए से 5700 रुपए। लामलोंग बाजार मणिपुर की मंडी में 6000 रुपए प्रति क्विंटल। और अब बात करते हैं चीनी की। सरायकेला झारखंड की मंडी में 3300 रुपए से 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अजमेर राजस्थान में 3200 रुपए से 3400 रुपए। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भावों पर। अमरूद अंकलेश्वर गुजरात की मंडी में न्यूनतम मूल्य 900 रुपए और अधिकतम मूल्य 1300 रुपए प्रति क्विंटल। अतेली हरियाणा में 1500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 1600 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल। अरूर केरल में 2600 रुपए से 2700 रुपए प्रति क्विंटल। अनानास अंगामली केरल की मंडी में 1400 रुपए से 2000 रुपए प्रति क्विंटल। समाना पंजाब की मंडी में न्यूनतम मूल्य 2500 रुपए से 4700 रुपए प्रति क्विंटल। उदयपुर राजस्थान में 1000 रुपए से 2300 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर होली असम की मंडी में न्यूनतम मूल्य 1300 रुपए से 1400 रुपए प्रति क्विंटल। सूरत गुजरात में 700 रुपए से 1000 रुपए। जालेश्वर उड़ीसा में 2200 रुपए से 2600 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज लामलोंग बाजार मणिपुर की मंडी में 2200 रुपए प्रति क्विंटल। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 1800 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर डालते हैं विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में न्यूनतम मूल्य 9000 रुपए और अधिकतम मूल्य 11575 रुपए प्रति क्विंटल। अरूर केरल में 17000 रुपए से 17200 रुपए। अदरक शाहबाद हरियाणा की मंडी में न्यूनतम मूल्य 4500 रुपए और अधिकतम मूल्य 4600 रुपए। अंगामली केरल में 18000 रुपए से 19000 रुपए प्रति क्विंटल। मेरठ उत्तर प्रदेश में 4450 रुपए प्रति क्विंटल। लहसुन अजमेर राजस्थान में
न्यूनतम मूल्य 2,000 रुपये और अधिकतम मूल्य 3,500 रुपये प्रति क्विंटल। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में 3,650 रुपये से 3,750 रुपये प्रति क्विंटल। सरहिंद पंजाब में न्यूनतम मूल्य 3,000 रुपये से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे खेतों में फसलें लहलहाएं और भरपूर कृषि का उत्पादन मिल सके, तो आपको शुरू से ही अपनी फसलों की देखरेख करनी होगी और खास तौर पर खरपतवारों का नियंत्रण करना होगा, क्योंकि खरपतवार एक ऐसी समस्या है जो अनावश्यक रूप से होती है और हमारी फसलों का पोषक तत्व पूरी तरह से चूस लेती है। इसलिए वैज्ञानिक विधि से खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें और अपनी फसलों की देखरेख किस तरह से करें, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। किसान भाइयों, आप बहुत ही अच्छी फसल मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छी किस्म का प्रयोग करते हैं। बीज दूर दूर से लेके आते हैं, खाद का भी सही मात्रा में प्रयोग करते हैं, खेत की भी खूब तैयारी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे खेत में कुछ अनबुलाए मेहमान आ जाते हैं जो फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। और ये अनबुलाए जो मेहमान हैं, वे बिन बुलाए जो मेहमान हैं, ये होते हैं खरपतवार। और ये खरपतवार फसल में लगभग 30 से 40% तक नुकसान पहुंचा देते हैं और न केवल फसल का उत्पादन कम करते हैं, बल्कि आपकी खेत की दिशा को भी खराब करते हैं और खेत में कई बार नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इनका किस प्रकार से प्रबंधन करना है और कौन सी फसल में कौन कौन से खरपतवार आते हैं, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर टी.के. दास जी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीज जो खरपतवार है हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, तो कौन कौन से खास खरपतवार इस मौसम में जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किन किन फसलों में हमें खरपतवारों का ध्यान रखना है? भारतीय कृषि में खरपतवार प्रबंधक एक बहुत बड़ा चुनौती है। किसान भाई इसके लिए बहुत सारे लागत लगाते हैं, लेकिन खरपतवार सही ढंग से नियंत्रण नहीं हो पाते। इस मौसम के सर्दी के मौसम में फसल में जैसे अब गेहूँ है, चना है, मसूर है, मटर है और जैसे सरसों है, ये सब फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने बहुत सारे तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन इन प्रमुख खरपतवार नियंत्रण का पद्धति और तरीक़े में से ज़्यादा तक हमने जो अपनाते हैं, फसल चक्र एक प्रमुख माना जाता है। जैसे एक ही फसल बार बार ज़मीन में ना लेके फसल का चक्र बनाना चाहिए। कभी अंत फसलें, कभी मिश्रित फसलें करना चाहिए। जैसे किसान भाई कभी किसान भाइयों ने हाथ से निराई गुड़ाई भी करते हैं, ये भी खरपतवार नियंत्रण का एक तरीका है। और जो प्रमुख है, जैसे पुराना बेड टेक्निक कहते हैं। जैसे फैलावा करके उसमें हमने 10-15 दिन के लिए छोड़ दे ज़मीन को, उससे खरपतवार का सीड खरपतवार जम जाता है। उस खरपतवार को हमने जुताई के साथ मार देते हैं और उसके बाद फिर हमने फसल बुआई करे, तो इससे ज़मीन में धीरे धीरे खरपतवार कम हो जाता है। इससे और एक है, जैसे गर्मी का मौसम में मृदा सौरीकरण और मृदा गर्मीकरण जो कहते हैं, पतली प्लास्टिक का शीट हमने मिट्टी के ऊपर ढक के मिट्टी का तापमान हम बढ़ाते हैं और उससे जो मिट्टी के अंदर खरपतवार का जो बीज होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इससे भी खरपतवार बहुत सारी कम होता है। और ज़्यादा तो आजकल जो संरक्षण खेती आ रहा है, संरक्षण खेती में देखा गया और हमने इसमें पाया भी, हमारा रिसर्च अनुसंधान से हमने पाया, ये जो शून्य जुताई और शून्य जुताई के साथ फसलों का अवशेष भी हम खेतों में छोड़ दे, उसका बिछावन करके रखे, तो धीरे धीरे खरपतवार उसमें कम हो जाता है। और एक तरीका है, जैसे मेड़ों पे खेती, गेहूँ जैसे मेड़ों पे हम खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार कम हो जाता है। और मेड़ों में खेती से क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है जो पानी का बचत होता है और आपका लागत भी कम होता है। और शून्य जुताई का और एक मकसद ये है, बहुत बड़ा फ़ायदा है, जो इससे आपका कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपया आपका लागत 2,500-3 हज़ार रुपया का लागत कम होता है, क्योंकि जुताई नहीं करना पड़ता है और उसके लिए आपका समय का भी बचत होता है। जैसे धान के बाद तुरंत बाद आप गेहूं का बुआई कर सकते हैं। ये सब
फसल, ये सब जो तरीके और पद्धतियाँ जो खरपतवार नियंत्रण का है, ये सब किसान भाई तो अपनाते हैं, कोई ना कोई ज़्यादा कम वो अपनाते हैं, लेकिन उससे भी खरपतवार नियंत्रण नहीं होता। तो इसीलिए आजकल जो आधुनिक, जो अत्याधुनिक और आधुनिक तकनीकों में से सबसे प्रमुख है खरपतवार नाशियों का प्रयोग, और उससे खरपतवार नियंत्रण होता है। डॉक्टर साहब, इस मौसम की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं की फसल है, और गेहूं की फसल कुछ किसान भाई लगा चुके हैं, कुछ ने देरी से लगाई है, और पछेती गेहूं की बुआई में खरपतवार काफ़ी नुकसान कई बार कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन से गेहूं में खरपतवार आ सकते हैं, उनका प्रबंधन किस प्रकार से करना है? लेट बुआई गेहूँ है, इसमें खरपतवार में से आपको चटपटा, बाथू, सेंझी, गुली डंडा, जोई आएगा, लेकिन इसका प्रकोप उतना नहीं होगा जो आपका समय से बुआई वाला गेहूं में होता है। लेकिन खरपतवार प्रबंधन तो करना अति आवश्यक है, नहीं तो गेहूं में वो हावी होगा और गेहूं में नुकसान पहुंचाएगा, पैदावार कम होगा। तो इसके लिए ज़्यादातर इस समय में आप खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई इसका खरपतवार नाशी जैसे सल्फोसाल्फिरन 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से, और उसके साथ मेटसाल्फिरन एक दवाई है जो 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से, दोनों का मिला के 300 लीटर पानी में, 1 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर 300 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करे। वो छिड़काव 30-35 दिन के अंदर, क्योंकि अभी जो लेट बुआई गेहूँ है जो दिसंबर का 10 चाहे दिसंबर का 15 में हुआ, तो वो गेहूँ में खरपतवार नाशियों का प्रयोग करने का समय आया है। तो 30-35 दिन में ये दोनों सल्फोसाल्फिरन और मेटसाल्फिरन का घोल बनाकर वो छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा पाया गया है, सुनने में आया, जो सल्फोसाल्फिरन गेहूं के बाद जो फसल हम लेते, दूसरा फसल जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा लेते हैं, थोड़ा सा उसमें नुकसान पहुंचाता है, सुनने में आया। तो इसीलिए और एक अच्छा दवाई है जो क्लोडिनाफॉफ 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और उसके साथ मेटसाल्फिरन का भी 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर मिला के 30 और 35 दिन के बीच में गेहूं में छिड़काव करो तो अच्छी तरह खरपतवार का प्रबंधन होगा। उससे गेहूं खरपतवार से रहित होगा। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से किसान भाई जो दवाई का प्रयोग स्प्रे के तौर पे नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, खाद में मिला लेते हैं या रेत में मिला के खेत में डालते हैं। तो ये तरीका कितना ठीक है, और आप इन किसानों को क्या सुझाव देना चाहोगे, कौन सा सही तरीका होगा जिससे कि दवाई भी ठीक लगे और खेत में खरपतवारों पर असर भी अच्छा हो और किसानों को नुकसान भी कम से कम हो? इन सब किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा, ये तरीका सही नहीं है। इस तरीका से हमें बहुत सारे नुकसान हो सकता है, और खरपतवार का प्रकोप बढ़ भी सकता है। इससे खरपतवार नियंत्रण भी सही ढंग से नहीं होता, और इससे जैसे पंजाब हरियाणा में एक कहते हैं जो आइसोप्रोडोन का जो रोधिता और संक्रमण क्षमता जो गुली डंडा में आ चुका, ये सब के कारण होता है। कोई किसान भाइयों ने ऐसे करके छिड़काव किया, जैसे रेत के साथ, कोई यूरिया के साथ। लेकिन खरपतवार जब भी कहीं पे भी खरपतवार का प्रयोग होगा, तो मैं यही सलाह दूंगा जो वो पानी के साथ मिलाकर और स्प्रेयर के साथ वो उसका प्रयोग करे तो सही होता है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत से किसान अब इसमें प्याज लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और प्याज क्योंकि बहुत नज़दीक लगता है और इसमें खरपतवारों का बहुत अधिक प्रकोप होता है, क्योंकि पानी भी बार बार देना पड़ता है। तो प्याज की फसल में खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से करना है, कौन सी दवाई का प्रयोग करना है, कब करना है और कितना करना है? इन सब किसान भाई को मैं यही बोलूँगा, जैसे प्याज का जो रुपाई हो रहा है, तो जैसे पहले उन्होंने पानी देते हैं, पानी देने के बाद रुपाई करते हैं। पहले बेड बना लिया, बेड बना के बाद पानी देते हैं, पानी के बाद रुपाई करते हैं। तो रुपाई के 1-2 दिन और 2-3 दिन के बाद जैसे ही ज़मीन मतलब कंडीशन में आ जाए, जैसे घुसने के लायक हो, पैर में ना कीचड़ फील्ड में कीचड़ ना हो, तो उसी समय 2-3 दिन के बाद पेंडिमिथिलिन नामक एक दवाई है, जिसका 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से, मतलब 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। और वो तरीका वही रहेगा, जैसे 1 एकड़ में 120 लीटर पानी और 1 हेक्टेयर के लिए 300 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, अभी आपने दवाई का जिक्र किया पेंडिमिथिलिन, तो पेंडिमिथिलिन को तो शायद मुझे लगता है कि हर फसल में प्रयोग किया जा सकता है, और एक आपने भी बताया
कि 1 किलो डालनी है, तो ये 1 किलो पेंडिमिथिलिन डालनी है, या ये जो दवाई कई बार कोई 30% में मिलती है, कोई 40 में मिलती है, तो दवाई की जो मात्रा किसानों को रखनी है वो कितनी रखें कि खरपतवार प्रबंधन भी हो जाए और उनको नुकसान भी ना हो। ये जो पेंडिमिथिलिन है एक आम दवाई है। ये बहुत सारी कंपनी, मतलब पहले एक ही कंपनी बनाते थे, अभी तो 2-3 कंपनी बना रहा है। तो इसका पहले जो इसका उत्पाद मात्रा होता था 30% होता था, अभी 38% भी आ गया, और एक है 38%, मतलब 37%, 5 ऐसे कोई मात्रा में भी आया है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, हम जो दवाई का बोल रहे हैं, हम उत्पाद मात्रा के हिसाब से ही बोल रहे हैं। हम पेंडिमिथिलिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए बोल रहे हैं और 400 ग्राम प्रति एकड़ के लिए बोल रहे हैं। तो इसका हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे 400 ग्राम के लिए जिस बाज़ार में किसान भाई गए और उन्होंने खरीद किया, जिसमें 30% लिखा है, तो इसमें 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें ज़्यादा से मतलब लगेगा करीब 3 लीटर 300, मतलब 3.5 लीटर करीब पेंडिमिथिलिन 1 हेक्टेयर के लिए लगेगा। तो 100 लीटर आपको 1 एकड़ के लिए करीब लगेगा। पेंडिमिथिलिन ऐसे है, ये ऑलमोस्ट सभी खरपतवार के लिए मतलब इफेक्टिव है, कारीगर है। डॉक्टर साहब, मौसम गर्मी का आने वाला है और गर्मी के मौसम में जो सबसे पहले बुआई शुरू होती है बेल वाली फसलों की। तो बेल वाली फसलें अक्सर हमारे किसान भाई वैसे तो बेड पे लगाते हैं, लेकिन खरपतवार इनमें भी काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनमें खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से करना है, कितनी दवाई का प्रयोग करना है, कैसे करना है, तो इसके बारे में जानकारी दें। जैसे इनके लिए, जैसे जो बेल वाले हैं, इनके लिए मेरा तो सलाह पहले रहेगा, इसमें खरपतवार नाशी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़ायदामंद होता है एक, जैसे मेड़ों पे, जैसे ये बेल वाली जितना भी फसल है मेड़ों पे हो जाए, चाहे चौड़ी मेड़ों पे हो चाहे संकीर्ण मेड़ों पे वो हो जाए, और उसके साथ कोई फसल का अवशेष डाल दिया जाए, और उसमें इसके बाद जैसे उसका रुपाई व ट्रांसप्लांटिंग जो भी किया जाए, तो उससे तो आधा खरपतवार पहले से ये हो जाता है, मतलब नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद आप वो जो पेंडिमिथिलिन दवाई बोला, वो दवाई का भी आप किसान भाई को बोल सकते हैं, उसको हम अनुमोदन करते हैं किसान भाइयों को। जैसे 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से पेंडिमिथिलिन का घोल बना के और रुपाई के बाद वो छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर टी.के. दास, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान भाइयों ने इसका पूरा लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने किसान भाइयों से उम्मीद करता हूं कि आपने डॉक्टर साहब की बात को पूर्ण रूप से सुन लिया होगा। डॉक्टर साहब का कहना है, अगर खरपतवार प्रबंधन हमें सही तरीके से करना है तो एक तो दवाई की मात्रा सही हो, दवाई का छिड़काव हो, दवाई कभी भी खाद में नहीं मिलानी, मिट्टी में नहीं मिलानी, और छिड़काव जो सही तरीके से करना है। और पानी की मात्रा डॉक्टर साहब ने बताई, अगर 1 एकड़ है तो लगभग 120 लीटर, और 1 हेक्टेयर है तो 300 लीटर। और दवाई की मात्रा जैसे कि इन्होंने बताया, अगर 30% वाली है तो 1 एकड़ के लिए 1.25 किलो जो है, इससे पर्याप्त मात्रा में आपको दवाई मिल जाएगी, तो आपका प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा कहना डॉक्टर साहब का ये है कि अकेले दवाई पर निर्भर ना करो, निराई गुड़ाई, लगाने का तरीका, कि आपने बेड पे लगाना है या 0 टीले से लगाना है, ये जितने भी तरीके डॉक्टर साहब ने बताए, ये सभी खरपतवार प्रबंधन में काफ़ी सहायक होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे किसान भाई इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी फसलों में सही से खरपतवार प्रबंधन करेंगे, जिससे उनका खर्चा भी कम आए, उत्पादन अच्छा मिले, दवाई कम का प्रयोग करना पड़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ में लेते हैं आपसे धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन का आज का अंक यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कृषि से जुड़ी हुई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं और मेरी कृषि दर्शन की पूरी टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।